Assalamu alaikum everyone. Let's start with another paper, which is October-November 2017, variance 12, in which pair do the atoms contain the same number of neutrons? Same number of neutrons. तो आप जानते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 होता है और मास 11। तो इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन। जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स इन दोनों में सेम है, which means A is going to be the right answer. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका फॉर्मूला CWHX and CYHZF, whereas W, X, Y and Z represents different whole numbers हैं ये। तो कह रहे हैं कि ये रेशियो बता दिए और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा इन दोनों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि दो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं। और अगर मॉलिक्यूलर मैथ फॉर्मूला डिफरेंट है तो ऑब्वियसली दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होगा, एंड देयरफॉर C is going to be the right answer. All right. Then the airbags in cars contain sodium azide and an excess of potassium nitrate. In a car accident, the reaction shown occur product producing nitrogen. This caused the airbag to inflate rapidly. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो कह रहे हैं how many moles of nitrogen gas are produced in total when 1 mole of sodium azide decomposes in an airbag. Okay. तो सबसे पहली बात, ये सोडियम एजाइड है और ये नाइट्रोजन है। ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। उन्होंने कहा है अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड है तो बताइए नाइट्रोजन कितना होगा। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 1 मोल ऑफ N2, राइट। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। आप जानते हैं जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उसमें सोडियम एजाइड और सोडियम दोनों में 2:2 का रेशियो है। तो अगर आपने ये 1 मोल लिया है तो ऑब्वियसली सोडियम भी कितना हो जाएगा, 1 मोल। इन द सेकेंड इक्वेशन सोडियम और नाइट्रोजन के दरमियान रेशियो 10:1 का है। तो अगर आपने यहाँ पर 1 मोल लिया था तो बताइए यहाँ पर मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 0.1। सही। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि वो इन टोटल क्या भी रहा है जिसको उसने बोल्ड में किया है, ये हो जाएगा आपके पास 1.5 प्लस 0.1, तो ये टोटल हो जाएगा 1.6 मोल। तो 1.6 मोल इज गोइंग टू बी B। ठीक है। नेक्स्ट, ethane burns in oxygen to produce carbon dioxide and water. ठीक है। Which bond angles are present in the molecule of ethane? Guys, ethane is hydrocarbon alkane, single bond होता है तो obviously इसमें एंगल होगा 109.5 डिग्री। और जब कंबशन प्रोडक्ट हुई तो इस कंबशन प्रोडक्ट में एंगल होगा 180 डिग्री, आप जानते हैं। और वाटर वेपर में एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहां पर है, 180, 104.5 and 109.5 डिग्री। तो C is going to be the right answer। ठीक है। Next, a sample of an ideal gas is contained at a constant temperature of 300 Kelvin in a gas range. ठीक है, टेम्परेचर है आपके पास 300 Kelvin। The pressure is increased and the graph of PV upon RT against pressure is plotted. ठीक है, which graph correctly represents the result? Okay, पहली तो बात ये कि PV equals to nRT होता है। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो ये हो जाएगा PV अपॉन RT, यानी ये एक्चुअली किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ
मोल्स से इक्वल है। और आप जानते हैं कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? Increase in pressure has no effect on number of moles। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि आइडियल गैस का सैंपल है तो किसी भी आइडियल गैस का जो सैंपल होता है उसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज सी। Now the next question is, in calculating the enthalpy change experiment involving solutions, the mass of solution M, specific capacity C, temperature changes delta T are needed. Which expression for delta H is correct? Delta H, अच्छा पहली तो बात ये कि डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T से हम डेल्टा Q निकालते हैं और फिर हम मोलर रेशियो लेकर फिर हम डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सही है। तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ पर डेल्टा Q जो है वो x है, यहाँ पर 1 मोल है और डेल्टा H जो है ना वो मालूम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। सो मैं इसको बेटा कन्वर्ट इस तरह से कर सकता हूँ कि ये डेल्टा Q है तो ये डेल्टा H में कन्वर्ट हो जाए। जब डेल्टा H आएगी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन में साइन आएगा, ये हो जाएगा MC डेल्टा T। ये ऑप्शन सिर्फ डी में लिखा हुआ है, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा एक और बात जहन में रखिएगा कि हम जो एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं ना वो सॉल्यूशन है, और क्योंकि कंपाउंड सॉल्युबल है इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने लगाया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि कंपाउंड सॉल्युबल है। यही चीज आपको लिख पाई भी है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की बात करने की ध्यान रखना। The following data are needed for this question। फॉर्मेशन का डेटा गिवन है मेरे पास। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन शो, ये हो जाएगा आपके पास फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। P4O10 की वैल्यू हमें गिवन है -3012। वाटर की वैल्यू भी गिवन है -286 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6 मोल्स हैं इक्वेशन में। H3PO4 है आपके पास -1279। चलिए अरेंज कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा x -3012 -286 टाइम्स 6, ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा -1279 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है मेरे पास
-388 kilojoules per mole. -388 is basically B. B is going to be the right answer. Question number 8. Which statement is always correct for the oxidation reaction? It involves the gain of oxygen. Yes. Okay. So सही बात है, मॉलिक्यूल गेन करता है? नहीं भाई, उन्होंने कहा है एलिमेंट। एलिमेंट थोड़ी गेन करता है, मॉलिक्यूल गेन करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसलिए गलत हो गया ये। ठीक है। फॉर वन रिएक्टेंट टू बी ऑक्सीडाइज्ड डिफरेंट रिएक्शंस मस्ट बी रिड्यूस्ड। नहीं, जरूरी नहीं है। ऑक्सीडेशन है, ये तो रिडॉक्स कह रहा है, ये भी गलत हो गया। द एलिमेंट और आयन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड विल गेन इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन गैस। ठीक है। डाइनाइट्रोजन पेट्रोक्साइड इज अ कलरलेस गैस। एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन NO2 and N2O4 in a closed vessel, exothermic reaction, which should describe the effect of changing conditions on the color of the equilibrium mixture of NO2 and N. इंक्रीजिंग प्रेशर, या जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस, ब्राउन से कलरलेस हो रहा है, इसका मतलब लाइटर हो जाएगा कलर, तो लाइटर हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए। फिर आपने कहा इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम फेवर्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड जाएगा तो ब्राउन कलर नजर आएगा, तो कलर बिकम्स डार्कन, कलर डार्क होगा, तो राइट आंसर इज सी। A large excess of marble chips was reacted with 25 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid at 40 degrees Celsius. ठीक है। तो कह रहे हैं how will the result be different when the reaction is repeated with 60 cm cube of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid at 40 degrees Celsius. Guys, 40 degrees Celsius की टेम्परेचर तो सेम है, सही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 into 1.0 divided by 1000। ये हो जाएगा आपके पास 0.025 मोल्स। अब मैं इससे रिलेटेड मोल्स निकाल लेता हूँ। हो जाएगा 60 into 0.5 divided by 1000। ये हो जाएगा मेरे पास 0.03 मोल्स। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट as volume in experiment 2 is greater। ठीक है।
और एक और भी चीज है इसमें, और वो ये कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ मोल्स मींस मोर इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस वी कंक्लूड कि इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट जो है वो आपके पास प्रोडक्ट तो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो ये और दोनों सेम है। अब या तो रिएक्शन फास्टर होगा या फिर ये रिएक्शन स्लोर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन जो है वो तो ज्यादा होंगे, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं होंगे। बल्कि इस तरह से लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मी मोर नंबर ऑफ मोल्स इन मोर, इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूँ। मोर वॉल्यूम मींस नॉट सक्सेसफुल कोलिजन्स। ठीक है, तो अगर सक्सेसफुल कोलिजन्स नहीं है आपके पास तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लोर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लोर है, व्हिच मींस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, which change alters the activation energy of a given reaction। तो आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट जो है वो चेंज कर देता है। कैटलिस्ट changes the activation energy. The right answer is A. Question 12. The relative magnitude of the property X of 5 elements is shown or all in the period 3 and has a consecutive atomic number। ये सारे के सारे period 3 में हैं और consecutive atomic number हैं, यानी अगर इसका 11 है तो ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 and so on। अगर ये 12 है तो 13, 14, 15 and 16। अगर ये 14 है तो 14, 15, 16, 17, 18, मतलब consecutive है। ठीक है, which row shows a correct pairing of property X and element R। एलिमेंट R मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो सिलिकॉन होगा, तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट दिया वही नहीं है, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी दी है, राइट, तो ये भी गलत हो गया। ये भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट सिलिकॉन का है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट एल्यूमिनियम की है। आपको स्केचेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सही है, तो या तो सिलिकॉन और मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो सिलिकॉन के साथ मेल्टिंग पॉइंट तो आया नहीं, तो इसका मतलब बी भी गलत और डी भी गलत। सही है भाई, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब कंपटीशन है ए और सी में, तो एल्यूमिनियम की हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट सिलिकॉन का होता है, इसका मतलब ये भी गलत। तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एलिमेंट Z हैज अ जायंट स्ट्रक्चर। ठीक, the chloride of Z reacts with water, give a solution with a pH less than 5, which shows two elements which could be Z। giant structure क्या है? giant structure जो है वो सिलिकॉन का भी हो सकता है और giant structure जो है वो
एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, जॉइंट मेटालिक लैटिस होगा इसका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर मैं क्लोराइड बनाता हूं तो ये जॉइंट मेटालिक लैटिस है, ठीक है। अब अगर सिलिकॉन का क्लोराइड बनाते हैं तो वो बनता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, और एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाते हैं तो वो बनता है AlCl3। दोनों को वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो आप समझ लीजिए फ्यूम्स ऑफ HCl मिलेंगे, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो है वो लो 5 हो जाएगा। इसी तरह से जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फ्यूम्स ऑफ HCl मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच लो 5 हो जाएगी। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल टर्न टू अ पीएच ऑफ 6.5। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन गिव्स 6.5, वो कह रहे हैं लेस देन 5, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सेम है, ये मैग्नीशियम है 6.5 पीएच देगा, गलत हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है उसका क्लोराइड बनेगा तो उसकी रेंज 5 से कम नहीं होगी, 5 तक की होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। 14. Radium is an element below barium in group 2 of the periodic table. Which equation shows what happens when solid radium nitrate is heated strongly? Beta, whenever nitrate is heated strongly, especially group 2 nitrate, it will turn to radium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है। NO2 गैस नहीं है, NO2 गैस एब्सेंट, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब NO2 गैस इन दोनों में है, NO2 गैस यहाँ भी है और NO2 गैस यहाँ भी है। लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंसिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 4, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 4। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ रेडियम 2 है, यहाँ रेडियम 2 है। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 2 12। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 एंड 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 एंड 2 12। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जनाब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एग्जैक्टली 3.705 kilogram of substance Y are needed to neutralize 100 moles of HCl. What could be substance Y? Okay. ट्रायल एंड एरर बेस पे होगा। पहले कैल्शियम को HCl के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे, अगर आंसर 3.705 किलोग्राम आया तो वो ठीक होगा, नहीं तो बी से करवा के देखेंगे, अगर आंसर 3.705 किलोग्राम आया तो ठीक होगा, नहीं तो फिर आगे चलेंगे, राइट। Because we have very limited amount of space, so let's continue with this. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में और वाटर में, सही है। 100 मोल्स ऑफ HCl है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर ये 100 मोल्स है तो बताइए मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हो जाएंगे? सो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे 50। मैं यहाँ से मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिटरमिन कर लेता हूँ। ये 50 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के MR से, और MR ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा? 74।
तो मेरे पास आंसर आएगा 3700 ग्राम्स। अब मैंने ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर मेरे पास 3700 ग्राम है तो इट मस्ट बी इक्वल टू 3.70 किलोग्राम। ये आंसर इससे टैली कर गया एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब एग्जैक्टली अगर आप यही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट कैल्शियम ऑक्साइड के लिए करेंगे तो आपको पता है 3.705 किलोग्राम नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें कर देते हैं थोड़ी सी एडिशन। आई मीन टू से कि हम ये कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो अगर 3700 ग्राम है तो किलोग्राम कितना हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा 3.70 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.70 किलोग्राम, which is why C is the right answer. ठीक है, in an experiment 0.125 moles of chlorine gas is reacted with an excess of cold aqueous sodium hydroxide. One of the products is compound of sodium, oxygen and chlorine. What mass of product is found? Cold aqueous NaOH reaction है क्लोरीन का, तो ऑब्वियसली बेटा ये इक्वेशन बनेगी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट 1 एंड वाटर। ठीक है बेटा, ये आपके पास 1 मोल है और ये भी आपके पास 1 मोल है। अगर एग्जामिनर ने 0.125 मोल दिए हैं तो मोल्स ऑफ NaClO भी कितने होंगे आपके पास? 0.125 मोल्स। ठीक है, मास कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं NaClO का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके MR से, और NaClO का MR है बेटा हमारे पास 74.5, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 9.31 ग्राम। 9.31 ग्राम कहाँ लिखा है बेटा? ए में लिखा है, तो ए इज द राइट आंसर। सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच ऑब्जर्वेशन विल मेड? आपको पता है सोडियम ब्रोमाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कलर्ड वेपर्स बनेंगे ब्रोमीन के। राइट आंसर इज ए। पर्पल सॉलिड तो आयोडीन में बनता है, इसलिए गलत। आयोडाइड की वजह से H2S गैस बनती है, ये भी गलत। येलो सल्फर इज फॉर्म, ये भी आयोडाइड के साथ होता है, तो ये भी गलत। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ iodide gives these observations when treated with concentrated H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं the reaction of nitrogen and oxygen to produce oxide of nitrogen happens at high temperature। ठीक है, in car engine or lightning strikes during thunderstorm। What is the main reason of these reactions requiring such high temperature? आप जानते हैं नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो स्टेटमेंट्स अगर मैं जहन में रखूं जो कि मैंने लिखाए भी हैं आपको, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, वो कह रहे हैं X is a mixture of two compounds of group 2 elements। X undergoes thermal decomposition to produce a white solid। X की decomposition हो रही है, white solid बन रहा है, and only two gaseous products, one of the gaseous products relights a glowing splinter that indicates the oxygen gas।
अगर ये ऑक्सीजन गैस है तो दो में से एक तो ऑक्सीजन गैस बताती, तो दूसरी ऑब्वियसली होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर दूसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X है ये आपके पास ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट हो जाएगा। सही है। तो ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट कहाँ पर है आपके पास? मेटल नाइट्रेट आपके पास यहाँ पर भी है, मेटल नाइट्रेट आपके पास यहाँ पर भी है, क्योंकि मेटल नाइट्रेट आपके पास इन दोनों जगहों पे है, which is why C is going to be the right answer। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। उसकी वजह ये है कि मैग्नीशियम क्लोराइड डिकम्पोज नहीं होता। Cl2 do not decompose। ये भी गलत, बिकॉज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो 3 गैसेस मिलेगी यहाँ पर, 3 गैशियस प्रोडक्ट, जबकि उसने मुझे कहा है 2 गैशियस प्रोडक्ट। ये भी गलत, क्योंकि डू नॉट डिकम्पोज, तो गैसेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, विच कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब हम कहते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑप्टिकल भी देखना है और हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी देखना है, यानी सिस्ट्रॉन्स भी देखना है। ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो कह रहा है डज नॉट एग्जिबिट्स। तो आप जानते हैं ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए क्योंकि ये कारल कार्बन है, इसमें ऑप्टिकल होगा। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, इसलिए। अच्छा, ये भी गलत क्योंकि इसमें भी ज्योमेट्रिकल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि इसमें ना तो ज्योमेट्रिकल है और ना ही ऑप्टिकल है। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH2Cl, CH2, CCl2, H। ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल, नो कायरल, नो कायरल, नो ज्योमेट्रिकल। The diagram shows the skeletal formula of citric acid। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड गाइस ये टर्शियरी अल्कोहल। What is the molecular formula of citric acid? My goodness, that's a simple question। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम ए में है, बी में है, तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है। तो 6 कार्बन एटम तो बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 8 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है, दैट शोज। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है, तो ये भी सही। राइट आंसर इज ए। क्योंकि हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसलिए बी जो है वो गलत हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये तो है ही गलत, क्योंकि 6 कार्बन एटम है ही नहीं, 6 कार्बन एटम इधर ना 6 कार्बन एटम इधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहे हैं विच कंपाउंड वुड प्रोड्यूस टू डिफरेंट, which compound would produce two different carboxylic acids when treated with hot concentrated acidified magnate 7 ions। Again problem is कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, and for that we need another page। हम एक सेपरेट पेज के ऊपर बेटा ये काम कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी। ओके, देखिए
यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है जी। अब मसला ये है कि ये डबल बॉन्डेड सी एच है और ये डबल बॉन्डेड सी है और ये सी एच है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट्स बना देता हूँ इसकी। एक बनेगा सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच प्लस सी एच थ्री, ये कीटोन बनेगा। उसके बाद सी एच, सी एच के साथ दो सी एच थ्री। उन्होंने मुझसे कहा क्वेश्चन में कि आप बताइए टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ एक कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा क्या है, कीटोन। तो ये ऑप्शन गलत हो गई क्योंकि इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों आए नहीं। अब इधर देखो, ये सी एच है, ये भी सी एच है। यानी अगर मैं इस कंपाउंड को ट्रीट करवा दूं तो एक मुझे मिलेगा सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच प्लस, फिर मिलेगा सी एच थ्री सी एच थ्री और ये हो जाएगा सी डब्ल्यू एच। ये दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन डिस्कस करना है तो वो भी कर लेते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाई नॉट सी, तो हम सी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जानते हैं ये सी एच है, ये भी सी एच है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू एच, फिर हो जाएगा सी एच टू, 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 फिर हो जाएगा सी एच, विच इज एक्चुअली सी डब्ल्यू एच। ये तो एक ही एसिड है, दो तो नहीं बने। नॉट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये गलत हो जाएगा। अब अगर आप नोट करें मॉलिक्यूल का ये पार्ट, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल का ये पार्ट दोनों सेम है, तो इसका मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट और मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट सेम है। इसका मतलब सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ से, और वो ये बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री। ये क्या है आपके पास डॉट, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डब्ल्यू एच। तो ओनली वन एसिड, वो कह रहे हैं टू। सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question 23, which type of bonds are broken? Bonds are broken and form in the addition polymerization of alkene. Pi bond break होता है, sigma bond form होता है, and therefore right answer is going to be A. सही है? That's an easy thing. इसके बाद वो हमसे कह रहे हैं 2,3-dimethyl pent2ene is treated with cold dilute KMnO4. तो डायोल बनेंगे, राइट? याद रखिएगा डायोल इज फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं डायोल इज फॉर्म। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब डायोल बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली एल्कीन बनेगा। और वो जो एल्कीन है वो एक दूसरे के आइसोमेरिक एल्कीन्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H12 होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन गिव्स एल्कीन, राइट? वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन। ओह माय गुडनेस।
जस्ट होल्ड अ सेकंड। ये चाहिए, वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा इसमें हमें। कॉपी हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 की वर्किंग थी। हम एक और पेज यूज कर रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 की वर्किंग करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप यहाँ एक कोने पे रख दो ताकि हम उसको देख लें। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है जी, ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है जनाब। आप सुनिएगा जरा बात। आप सब जानते हैं कि अगर मैं इस कंपाउंड को कोल्ड केमनोफोर से रिएक्शन करवाऊंगा, ये बनेगा आपके पास CH3 COH CH3 COH CH3 CH2 CH3, ठीक है बेटा। अब अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे इससे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। हमने आपको बताया था OH हटाएं, कार्बन पर प्लस चार्ज लगाएं, ये हो जाएगा CH3 C CH3 प्लस CH3 प्लस, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम ये भी है, एडजेसेंट कार्बन एटम ये भी है, और क्योंकि ये दोनों सेम एडजेसेंट कार्बन एटम है तो एल्कीन यहाँ से बनाई है, यहाँ से डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, तो ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, तो यहाँ से बन सकती हैं, और दोनों डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है डिफरेंट बन सकती है, सही है। तो यार हम बना के देखते हैं वन बाय वन। हम पहले इससे बना के देखते हैं। ये हो जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C, C के साथ CH3 अटैच है, देन C, C के साथ CH3 अटैच है। अब हम इस कार्बन आइटम से डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये हो जाएगा CH ठीक है। ओके, अब अगर हम यहां से बनाएं ये कुछ इस तरह से बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये कार्बन, ये CH3 एज इट इज रहेगा, सॉरी ये कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2, ये CH2, ये CH3। अब यार कार्बन एटम को नंबर असाइन करने, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, ठीक है। तो एल्कीन फर्स्ट कार्बन पे, एल्कीन थर्ड कार्बन पे, ओके। एल्कीन 5 2 3 4
एल्कीन फर्स्ट कार्बन पे, एल्कीन सेकंड कार्बन, तो देखिए सेकंड कार्बन पे मिथाइल, थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2,3 डैश डाइमिथाइल। सही है। और फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 1,3 डैश डाइईन। एंड गाइस एक चीज और, ये दोनों ग्रुप अगर अभी डायगोनली अटैच्ड हो तो ट्रांस हो गया, अगर मैं इनको सेम साइड पे ले जाऊंगा तो सिस हो जाएगा ना, राइट? अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं लेट सपोज, तो सिस हो जाएगा। माय गुडनेस, इसको यहाँ ले जाओ। तो इस वाले C3 को ऊपर लिख दो। एक मिनट, मैं लिख के दिखाता हूँ। आई कैन जज एंड सी दैट, बट आपको देखना है। ये देखो ये सिस हो गया, और ये H, ठीक है। तो ये देखो सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो ये सिस भी हो गया। ये नाम कहीं लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है बेटा आपके पास बी में, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ये नाम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये वाला कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। सही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 डैश मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप सिर्फ एक ही है, विच मीन्स इट इज रॉन्ग। यहाँ लिख देते हैं ओनली वन मिथाइल ग्रुप, ठीक है, is present in alkene, क्योंकि सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एल्कीन में, जबकि ऑप्शंस में मेरे पास हर जगह दो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, उसको हम यूज करेंगे ही। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स अ वेरी टेक्निकल एंड ट्रिकी क्वेश्चन, एंड इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द पेपर एज वेल। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को सबसे एंड में अटेम्प्ट करो, ठीक है। उस पर सारा टाइम वेस्ट नहीं करो उस एक क्वेश्चन के ऊपर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है उनको टाइम दीजिए। दैट्स माय एडवाइस। Equal volume of aqueous silver nitrate were added to separate small volumes of bromoethane and iodoethane in two test tubes. The test tubes were shaken. Which row about the observations made for bromoethane is correct? आप जानते हैं कि ब्रोमीन जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो उसके येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट्स यहाँ भी हैं, येलो सॉरी क्रीमी प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर भी है, क्रीमी प्रेसिपिटेट्स यहाँ भी है। अब जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी ऑफ RI इज ग्रेटर देन RBR, हमने यही पढ़ा है। तो इसका मतलब फास्टर रिएक्शन होगा RI का एज कम्पेयर टू RBR। ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई स्लोअर रिएक्शन होगा एज कम्पेयर टू आयोडोब्यूटेन, तो ये हो आयोडोइथेन, तो ये हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। ये रिएक्टिविटी इंक्रीजेस हो रही है। एक चीज और यहाँ बता देते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है और आयोडोमीथेन और ब्रोमोमीथेन है। तो ब्रोमोमीथेन के आपको क्या मिलेंगे, क्रीमी प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, many but not all organic reactions needs to be heated before reaction। तो ऑब्वियसली बेटा PCl5 का जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, मैंने यही लिखा है आपको। तो राइट आंसर इज ए। इसमें ये गलत है, इसलिए क्योंकि ये गलत है क्योंकि इसमें आपको रिफ्लक्स की जरूरत होती है।
ये भी गलत है क्योंकि इसमें आपको 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये भी गलत है क्योंकि इसमें आपको एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए रिफ्लक्स कंडीशन चाहिए होती है। Question 27, when compound X is warmed with dilute acidified potassium dichromate 6, there is no color change. Guys, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो ऑक्सीडेशन अगर नहीं होती तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो टर्शियल अल्कोहल हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं X does not give an orange precipitate with 2,4 DNPH। इसका मतलब ना एल्डिहाइड है ना कीटोन। नो एल्डिहाइड नो कीटोन। ये टेस्ट तो इस टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि एल्डिहाइड भी नहीं है, कीटोन भी नहीं है। दूसरी बात, डाइक्रोमेट 6 साइंस के साथ टेस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब टर्शियल अल्कोहल हो सकता है। तो टर्शियल अल्कोहल आपने जज करना है। ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। इथेनॉल एल्डिहाइड गलत हो गया। प्रोपेनॉन गलत क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की टेस्ट नहीं आ रहे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये 2 ओल हो गया और ये 2 मिथाइल हो गया। आप नोट करें ये टर्शियल अल्कोहल हो गया। Do not oxidize। फिर है आपके पास what are the only structures formed when butane 2-ol is heated with concentrated sulfuric acid। That's what we have done in the class। आप जानते हैं कि जब ब्यूटेन 2-ol को डिहाइड्रेट किया जाता है, ब्यूट 1 इन भी बनता है, ब्यूट 2 इन भी बनता है। जब ब्यूट 2 इन बनता है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं सिस ब्यूट 2 इन भी बनता है, ट्रांस ब्यूट 2 इन भी बनता है और ब्यूट 1 इन भी बनता है। And therefore B is the right answer। ठीक है। कंपाउंड G has a chiral center। इसका मतलब 4 different groups अटैच होने चाहिए आपके पास। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं gives a positive result with alkaline aqueous iodine, meaning या तो CH3CO ग्रुप अवेलेबल हो या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो। इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। Does not give a silver mirror with tolerance reagent। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि नो एल्डिहाइड। ठीक है। What could compound G be? Okay। ब्यूटेन 2 ओन 1 2 3 4। ब्यूटेन 2 ओन ये हो गया आपके पास और 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी ये हो गया आपके पास। तो इसमें तो आपके पास CH3C ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ए के लिए मैंने बात की, नो CH3CO ग्रुप, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के लिए बात करते हैं, ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, ये आ गया ब्यूटेनॉल और 2 हाइड्रोक्सी कह रहे हैं तो ये 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा आपके पास। ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें तो टॉलरेंस का टेस्ट नहीं आ रहा, नो टॉलरेंस, ये भी गलत हो जाएगा। सही है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी गलत हो जाएगा बिकॉज एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का तो टेस्ट उससे नेगेटिव कर दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ब्यूटेन 2 ओन 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2 ओन हो गया और 3 हाइड्रोक्सी, ये 3 हाइड्रोक्सी हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब आप नोट करें ये ग्रुप भी अवेलेबल है आपके पास
और CH3CHOH ग्रुप भी अवेलेबल है, तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में। और एल्डिहाइड नहीं है ये, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। An ester with an odor of banana has the following formula. ये फॉर्मूला है आपके पास एस्टर का। Which pair of reagent under suitable conditions will produce this ester? Okay, तो एक काम करते हैं, इस एस्टर को ओपन करके लिखते हैं। CH3 COO CH2 CH3 CH2 CH3। We have discussed कि एस्टर ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगी। जब प्रोडक्ट बनेगी तो आपके पास इथेनोइक एसिड मिलेगा, प्लस आपके पास ये भी प्रोडक्ट आएगा। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, अब ये दो प्रोडक्ट आप देख लीजिए कहाँ लिखे हैं। तो इथेनोइक एसिड आपका सी में भी लिखा है, इथेनोइक एसिड डी में भी लिखा है, या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। और ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली ये लिखी हुई है, इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 31। In 2011, an international group of scientists agreed to add two new elements to the periodic table. Both elements have been made artificially and are called fluorovium Fl and livermorium Lv। Okay, इन दोनों के प्रोटॉन नंबर गिवन है, इन दोनों के न्यूक्लियॉन नंबर भी गिवन है। From the information about atoms in the table, which statement are correct? One atom of Lv has one more neutron than one atom of Fl. Let's find out the number of neutrons. तो Fl के अंदर न्यूट्रॉन्स डिटरमिन करते हैं 289 माइनस 114, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 175 न्यूट्रॉन। ठीक है, और Lv के अंदर देख लेते हैं 292 माइनस 116, तो ये हो जाएगा 176 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो Lv में एक ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 Fl2 minus ion has the same number of electron as one atom of Lv। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि Fl का एटॉमिक नंबर है 114, इसका मतलब इसमें 114 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं चार्ज लगा दूं यहाँ 2 माइनस, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो 116 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और Lv जो है उसका एटॉमिक नंबर 116 है, तो उसमें भी 116 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, 1 Lv plus ion has the same number of electron as 1 Fl negative ion। That's wrong। Fl नेगेटिव में 115 है, ठीक है, ये भी ठीक है। देखो क्यों कह रहे हैं, Fl नेगेटिव में 114 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 की वजह से एक ऐड करेंगे तो 115 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और Lv प्लस है आपके पास 116 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब 116 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 115 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, द क्लोरीन ऑक्साइड free radical is produced by the reaction between chlorine atom and ozone। What features are present in the chlorine oxide free radical? इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, which means पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, सही है। फिर तीसरा, ये डेटिव बॉन्ड है, तो भाई डेटिव बॉन्ड जो है ना वो तो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, and therefore D is the right answer।
33 वो कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. Okay, which statement are correct? The oxidation number of sulfur increases by 6. I think so. तो बिल्कुल सही बात है because H2S में सल्फर -2 है. It is converting into sulfur dioxide जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो -2 से +4 जा रहा है तो इसका मतलब भाई +6 होगा ना. तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. दूसरा देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस बाय 2. अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर 0 है और कन्वर्ट हो रहा है SO2 में which has an oxidation state of -2. तो 0 से -2 जा रहा है. इसका मतलब okay, ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रहा. 0 -2 becomes -2. तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये गलत हो गया. इसका मतलब ये 2 गलत. जब 2 गलत हो जाता है आंसर डी हो जाता है. Methanoic acid and hydrocyanic acid can both behave as an acid. A solution of methanoic acid has a lower pH. बहुत अहम बात है. Then a solution of hydrocyanic acid in the same concentration. Which statement explain this? वो कह रहे हैं आपसे methanoic acid molecule dissociate more fully than HCN molecule do. क्योंकि उसकी लोअर पीएच है इसलिए उसकी डिसोसिएशन ज्यादा होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस वन. ठीक है, तो आप लिखेंगे लोअर पीएच मींस stronger acid, so more ionization. ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. उसके बाद वो कह रहे हैं कि each methanoic acid molecule has 2 hydrogen atoms. Each HCN molecule has 1 hydrogen atom. Each 2 hydrogen. I don't think so. It's going to be right. ये 2 हाइड्रोजन एटम्स नहीं हो सकते बिकॉज आयोनाइज सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम होता है. इसका मतलब ये भी गलत. एंड देयरफॉर राइट आंसर इज डी. आयोनाइज सिर्फ एक ही होता है. फिर उसके बाद है व्हिच स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब अ ट्रेंड ऑन गोइंग डाउन ग्रुप 2. ग्रुप 2 का ट्रेंड. reactivity of element increases, that's true. First ionization energy of element decreases, that's also true. The hydroxides become more soluble in water, that's also true. The right answer is A. Next question, modern cars are fitted with catalytic converters to reduce atmospheric pollution caused by unwanted reaction during the combustion of the fuel. Which statement are correct? Carbon monoxide is oxidized? Exactly, that's right. Carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide in the catalytic converter. That's true. ठीक है, catalytic converters has a very large surface area. बिल्कुल सही बात है ताकि effective separation हो. फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर. नहीं भाई, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा. राइट आंसर इज बी. 37. Which statement are correct for SN2 mechanism? By SN2 mechanism जब होता है तो one bond is being broken at the same time as another bond is formed because reaction simultaneously होता है. इसलिए bond breaking and bond formation takes place simultaneously. तो first statement is right. यानी मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा है एग्जामिनर ने. मैंने लिखा है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इजेक्शन ऑफ हैलाइडाइंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, बात एक ही, कॉन्सेप्ट एक ही है. फिर वो कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स. बेटा इंटरमीडिएट तो इन्वॉल्व ही नहीं होता है SN2 में. सही ना, ट्रांजिशन स्टेट होती है. इसका मतलब ये हुआ वेट the formation of the intermediate involves the collision of two molecules or ions. काफी वेग स्टेटमेंट है बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें मॉलिक्यूल दो होते हैं.
एक आयन होता है, एक मॉलिक्यूल होता है. So can we write, आगे पढ़ते हैं. A carbon atom in the transition state is bonded either fully or partially to 5 carbon atoms. तो 5 atoms. Pentavalent transition state बनती है, हमने बताया, तो ये भी ठीक है. I believe it's A. ठीक है, क्योंकि 1 और 3 बिल्कुल ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 भी ठीक होगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट जो ले रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट को कह रहा है, और उसमें आयन भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है. फिर है आपके पास ब्रोमो इथेन is heated under flux with concentrated aqueous NaOH. Which statement are correct? The major product is primary alcohol. Yes. ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि ये आपके पास ब्रोमो इथेन है, हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. ये रिएक्शन एक्चुअली आपके रजिस्टर में है, तो आपको याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ये हो जाएगा आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया. ठीक है, तो सही हो गया. उसके बाद वो कह रहे हैं द मेजर रिएक्शन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2 मैकेनिज्म. ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज टेक्स प्लेस वाया SN2 रिएक्शन. ये ठीक हो गया. थर्ड देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट वुड बी द सेम. नो, मेजर प्रोडक्ट वुड बी द सेम इफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल. ये गलत हो गया. इसकी वजह ये है कि जब आप इथेनॉलिक NaOH यूज करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो फिर एल्कीन बनती है, फिर इथेनॉल नहीं मिलेगा आपको. राइट आंसर इज बी. सो आप बता दीजिए यहाँ पर. This will give ethene due to elimination. Rather ethanol. ठीक है, वो कह रहे हैं कंपाउंड M is an important ingredient in perfume. ठीक है, आप जानते हैं ये कीटोन है और आप जानते हैं ये एस्टर है. इसमें दो फंक्शन ग्रुप्स हैं. M reacts with HCl. ओके, तो इसका मतलब जो भी गड़बड़ होगी वो इस जगह पर होगी. ठीक है, यहाँ साइनोहाइड्रिन बनेगा. ठीक है, which statement about this reaction is correct? A small amount of NaOH will speed up the reaction. बिल्कुल सही बात है. As a catalyst यूज हो रहा होता है NaOH acting as catalyst. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. फिर वो कह रहे हैं the reaction is initiated by the transfer of proton to one of the disks. नहीं यार, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, प्रोटॉन थोड़ी रिएक्शन करता है. ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो गलत हो गया, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है. react with carbonyl group. ये स्टेटमेंट गलत. आंसर इज डी. वो कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर सॉल्ट्स बाय अ नंबर ऑफ रिएक्शंस एट रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू देयर सॉल्ट्स. तो अगर किसी भी एसिड को कार्बोनेट से रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा. if salt सही है, इसमें सोडियम ब्यूटानोइड बनेगा, इसमें भी सोडियम ब्यूटानेट बनेगा, इसमें भी सोडियम ब्यूटानेट बनेगा. सोडियम ब्यूटानेट इज अ सॉल्ट and therefore A is the right answer. Thank you very much guys.